माया और उसकी सास कविता दोनों बैठकर नाग पंचमी में काम आने वाली सामग्री की लिस्ट बना रहे थे। दोनों ही बातें कर रहे थे। तभी कविता की पड़ोसन आ जाती है और कविता को कहती है, अरे कविता, क्या कर रही है तू? आजा, रसगुल्ले बना रही हूँ। तू कहे तो तुझे भी एक निकाल के दे दूँ। अरे मजाक क्यों कर रही है? लगता है नाग पंचमी की तैयारी हो रही है, तो इस बार जाएगी ना नाग को दूध पिलाने? जब तुझे दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर भी उल्टे सवाल पूछना जरूरी है तुझे। और रही बात मंदिर जाकर दूध पिलाने की, तो वो तो मैं जाऊंगी ही। इस बार तो मेरी बहू भी दूध पिला आएगी। तू भी अपनी बहू को ले चलियो। मेरी बहू वो निकम्मी है एक नंबर की। उसको बस घर में पड़ा रहना अच्छा लगता है। कोई काम बोल दूं तो उसको मौत आ जाती है। कविता विमला की बात सुनती है और माया को बोलती है, बहू, तुझे दिख नहीं रहा है कि विमला आई है? जाकर उसके लिए चाय बना कर ले आ। तू क्या चाहती है, दूसरों के आगे मेरी बेइज्जती हो? जाकर चाय बना ला। जी माँ जी, अभी नागों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या बोली? अरे मेरा मतलब है कि हम चाय पीते पीते नाग पंचमी की लिस्ट बनाएंगे ना आंटी जी। माया इतना बोलकर वहाँ से रसोई में जाकर चाय बनाने लग जाती है और चाय बनाते बनाते खुद से बोलती है, ये दोनों नाग पंचमी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को खुद नहीं पता कि ये दोनों खुद ही इतना जहर उगलती हैं कि नागिन का जहर भी कम पड़ जाए। इस नाग पंचमी में अपनी सास और इस विमला आंटी को सबक जरूर सिखाऊंगी, ताकि कभी अपनी बहुओं की बुराई ना करे। माया यहाँ चाय बना रही थी और दूसरी तरफ कविता माया की बुराई करते हुए विमला को बोलती है, अरे तू अपनी बहू की बोल रही है? मेरी बहू भी ऐसी ही है, हर वक्त तो उल्टा जवाब देती है। ये कुछ भी बोलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे मुंह से जहर उगल रही हो। मेरा तो मन करता है कि नाग पंचमी के नाग को दूध पिलाने की जगह इसको ही पिला दूं। कविता और विमला दोनों बातें कर रही थी और माया प्लेट में 2 कप चाय लेकर जाती है और विमला और कविता चुप हो जाती है। फिर दोनों चाय पीते हैं और कुछ देर बाद विमला अपने घर चली जाती है। कविता भी अपनी चाय खत्म कर नाग पंचमी की लिस्ट बनाने बैठ जाती है। जल्दी से लिस्ट में लिख दे कि क्या क्या लेकर आना है बाजार से, मैं ले आऊंगी। लीजिए माँ जी, सब लिख दिया है, लेकिन इस बार दूध थोड़ा ज्यादा ले आना। इस बार बहुत जरूरी काम करना है। ज्यादा दूध क्यों? इतने तो सांप भी नहीं मिलते हैं, तो दूध का क्या करेगी? कोई बात नहीं माँ जी, आपको जो बोला है बस वही करो, और दूध ज्यादा लाना भूलना मत, ठीक है? लगता है इस बार दूध खुद पीने वाली है। वैसे भी नागिन से कम थोड़ी है, हर वक्त जहर उगलती रहती है मुंह से। क्या हुआ माँ जी, आप मेरी सुन भी रही हैं कि मैं बोल क्या रही हूँ? वैसे ही याद रखना कि दूध ज्यादा लाना है। हाँ याद है। चल हट अब यहाँ से और जाकर काम कर अपना। कविता इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है और वो नाग पंचमी का सामान लेने नहीं जाती। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और कविता सामान लाना भूल जाती है। एक रात को कविता अपने बेटे मुन्ना के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी माया आकर कविता को कहती है, माँ जी, आप सामान लेकर आ गए क्या? 2 दिन बाद नाग पंचमी है। अरे ले आऊंगी ना, पता नहीं क्या है, हर वक्त सर पर चढ़कर नाचने लगती है। किस चीज का सामान माँ? और 2 दिन बाद क्या है? तुझे क्या बताऊं बेटा, 2 दिन बाद नाग पंचमी है और तूने मेरे घर में नागिन लाकर रख दी है। मेरा मतलब है कि बाजार जाकर नाग पंचमी के लिए सामान लाना है। तेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। एक तो पूरे दिन आराम करती है और सारा काम मुझसे करवाती है। क्या जहर घोल रही हो आप मेरे पति के कान में? मेरे बारे में चुगली कर रही हो ना आप? अरे नहीं माया, माँ तो बस ये बता रही है कि 2 दिन बाद नाग पंचमी है ना, और तुम माँ से सारा काम करवाती हो। मैं और माँ जी से काम करवाती हूँ? अरे बल्कि माँ जी मुझे पूरे दिन आराम ही नहीं करने देती। खुद तो उस पड़ोसन विमला से बातें करते दुनिया भर की चुगली करती हैं और मैं इनसे काम करवाती हूँ। माया और मुन्ना दोनों में बहस हो जाती है और कविता दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बहस करने के बाद मुन्ना अपने कमरे में चला जाता है और माया भी बिना कुछ खाए पिए बिना ही सो जाती है और अगले दिन उठकर रोज की तरह ही अपना दिन बिता देती है और कविता बाजार जाकर सामान लेने चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है और नाग पंचमी का दिन आ जाता है। माया सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और कविता भी उस दिन जल्दी उठकर माया की मदद करती है। सारा काम खत्म होने के बाद माया मंदिर जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो कविता के आगे दूध लाकर रख देती है। लीजिए माँ जी, ये दूध पी लीजिएगा और मैं मंदिर जाकर नाग को दूध पिला कर आती हूँ। और हाँ, अगर विमला आंटी आए ना
तो उनके लिए भी रसोई में दूध रखा है, ठंडा होते ही पिला देना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे दूध क्यों दिया है? आज नाग पंचमी है, सास पंचमी नहीं जो मुझे दूध देकर जा रही है। और विमला के लिए क्यों? माँ जी, आपको एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये सच ना थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच तो सच होता है। बातों को घुमाना बंद कर और सीधा सीधा बोल। देखिए माँ जी, आज नाग पंचमी है और आप नाग से कम नहीं हो। हर वक्त अपनी जुबान से कभी मेरे लिए, कभी विमला आंटी की बहू के लिए भला बुरा ही कहती रहती हो। ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? अपनी सास को नाग कहने में और दूध देने में शर्म नहीं आ रही है तुझे? अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके अलावा भी एक औरत है जो हर वक्त जहर उगलती है, उनको भी तो देना जरूरी है। चलो मैं अभी मंदिर से आती हूँ, आप ना दूध पी लेना, ठीक है? माया इतना बोलकर नाग देवता को दूध पिलाने चली जाती है और कुछ देर बाद घर आती है और एक कटोरी दूध लेकर जाने लगती है। कविता उसे देख लेती है और कहती है, अरे वो महारानी अब किसी नागिन को दूध देने जा रही है। मतलब आप मानती हो ना कि आपको आज दूध की जरूरत है? खैर, मैं अभी आपकी पड़ोसन सहेली को दूध देने जा रही हूँ, वो भी तो नाग देवता से कम नहीं है। वाह बहू, आज तो तुझे नाग देवता से बहुत आशीर्वाद मिलेगा ना, आज तो तू खुश हो जाएगी। आप मेरे काम में ना विघ्न मत डाला करो माते, कृपया करके मेरा काम कर दें। पागल हो गई है तू? विमला ने देख लिया ना तो तुझे बता देगी कि कौन नागिन है और कौन नहीं, इसीलिए उससे पंगे मत ले। माया कविता की बिल्कुल नहीं सुनती और विमला के घर के आगे दूध से भरा कटोरा रखकर आ जाती है और अपने घर से देखती है कि विमला आकर दूध का कटोरा ले जाए। कुछ देर बाद विमला घर से बाहर आती है और अपने गेट पर कटोरे को देखकर कहती है, अरे ये कटोरा और दूध कौन रख गया? खैर मुझे क्या, ये दूध और कटोरी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करती हूँ, जल्दी से दूध पी लेती हूँ और कटोरी घर में रख लूंगी, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। विमला जल्दी से सारा दूध खत्म करती है और जल्दी से कटोरे को अपने घर में लेकर जाकर रख देती है। कुछ देर बाद माया घर से बाहर आती है और देखती है कि गेट पर कटोरी और दूध दोनों ही नहीं है। माया जल्दी से विमला के घर जाकर कहती है, विमला आंटी कहाँ हैं आप? हाँ बोल माया बहू, तू यहाँ आज दूध पिलाने नहीं गई? हाँ आंटी जी, अभी पिलाया है। वैसे वो कटोरी तो दे दो जो आपके घर के बाहर रखी थी। कौन सी कटोरी? मेरे पास तो कोई कटोरी नहीं है। लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। भला मैं तेरी कटोरी का क्या करूँगी? आपने जो गेट पर रखी कटोरी से दूध पिया ना, वो मैंने ही तो रखा था, और जो कटोरी घर लेकर आई थी ना, वो भी मेरी ही थी। पर तूने कटोरी और दूध मेरे घर के आगे क्यों रखा? अरे आप भूल गई क्या? आज के दिन नाग पंचमी है और आज दूध पिलाया जाता है, तो बस आज मैंने नागिनों को दूध पिलाया है। आज मुझे बहुत सारा आशीर्वाद मिला, आप भी आशीर्वाद देना मुझे। हद में रहकर बात कर बहू, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? आप अपनी बहू की चुगली दूसरे के घर जाकर करती हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? हमेशा बहू के लिए जहर उगलती हो। और हाँ, आज मैंने अपनी सास को भी दूध दिया है, क्योंकि वो भी आपके जैसी ही हो गई है। माया विमला को सुनाकर चली जाती है और विमला माया को कुछ नहीं बोल पाती और इस तरह से बहू की नागपंचमी का त्योहार मन जाता है। शांति देवी के एक बेटा नितिन और एक बेटी इशिका थी। शांति देवी के पति का देहांत काफी समय पहले हो गया और उसने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की थी। शांति देवी का बेटा नितिन अब शादी लायक हो चुका था और शांति देवी उसके लिए एक सुंदर सी लड़की पसंद करके उसकी शादी कर देती है और विदा होकर जब उसकी बहू अपने ससुराल की चौखट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है, तभी शांति देवी की पड़ोसन जानकी कहती है, अरे शांति बहन, तुम्हारी बहू सुंदर तो है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो एक पतली दुबली हिरनी की जैसी है, लेकिन जरा इसे तो देखो, ये तो कितनी मोटी है। मैं भी यही सोच रही हूँ। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो ये सूट में एकदम स्लिम ट्रिम लग रही थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई? क्यों बहू, शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया क्या, जो इतनी फैल गई? मोनिका वहाँ खड़ी सभी औरतों की और अपनी सास की बात सुनती है तो बीच में ही बोल पड़ती है, नहीं नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मैं अभी भी उतनी ही पतली हूँ। अच्छा बहू, मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं?
नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मोटी ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से लग रही हूँ। पतली मैं अभी भी उतनी ही हूँ जितनी की माँ जी मुझे देख कर गई थी। पर बहू तूने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? अभी इतनी ठंड तो नहीं आई। हाँ बहू, अभी तो अक्टूबर का ही महीना शुरू हुआ है, तुझे अभी से इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुझे बुखार शुखार तो नहीं है ना? ला जरा देखूं। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे कोई बुखार नहीं हुआ है। वो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा चल कोई बात नहीं बहू, आजा घर के अंदर आजा, अब थक गई होगी। अब शांति देवी अपनी बहू मोनिका का गृह प्रवेश करती है और घर में लेकर आती है। अब मोनिका और नितिन आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और मोनिका अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती है। लेकिन ठंड जैसे जैसे बढ़ रही थी, शांति देवी की बहू मोनिका को कई दिक्कतें होने लगी थी। जैसे ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से उसे घर के काम करने में परेशानी हुआ करती। ऐसे ही एक दिन इशिका सुबह सुबह अपने कमरे से चिल्लाती हुई बाहर आती है। माँ कहाँ हो? अरे क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? माँ देखो ना, मेरा नया स्वेटर मिल नहीं रहा है। मैं भी कुछ दिनों पहले ही लाई थी। मैंने उसे छत पर सूखने के लिए डाला था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। अरे जाकर दोबारा देख, कहाँ गया होगा छत से। मैं तो पहनूंगी नहीं तेरा स्वेटर, जा छत पर देख कर आ। माँ मैंने एकदम अच्छे से छत का कोना कोना देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। देखना, मुझे कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। इशिका इतना बोल ही रही थी कि तभी मोनिका अपने कमरे से बाहर आती है। तो इशिका उसे देखकर कहती है, अरे भाभी, ये स्वेटर आपके पास है? माँ मैं कब से इसी स्वेटर को ढूंढ रही हूँ। बहू तूने इशिका का स्वेटर क्यों पहना है? तेरे पास नहीं है क्या? हाँ भाभी, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे मांग लेती। यूँ बिना बताए आप मेरा स्वेटर ले आई। पता भी है मैं कब से ढूंढ रही हूँ। देखो कॉलेज के लिए भी लेट हो गई। इशिका मुझे माफ कर दो, मेरे पास स्वेटर तो है, लेकिन तुम्हारा स्वेटर बहुत ज्यादा गर्म है। इसे पहनने से मुझे कम ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने इसे पहन लिया और तुम्हें बताने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। ये लो इशिका, तुम्हारा स्वेटर। कोई बात नहीं भाभी, आप वो स्वेटर पहने रहिए, मैं कोई दूसरा स्वेटर पहन लूंगी। हाँ इशिका, तू कोई दूसरा स्वेटर पहन ले। इतना कहकर इशिका और शांति देवी वहाँ से चले जाते हैं और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन नितिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ से कहता है, माँ नाश्ता बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुक बेटा, अभी जाकर देखती हूँ। बहू ने अभी तक नाश्ता बना तो लिया ही होगा। इतना कहकर शांति देवी किचन में मोनिका को देखने जाती है तो वो देखती है कि मोनिका गैस से सब्जी की कढ़ाई को उतारकर साइड रख देती है और गैस पर अपने हाथों को सेकने लगती है। ये सब देखकर शांति देवी मोनिका से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी, वो थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए हाथ सेक रही हूँ। तुझे पता है ना, नितिन के ऑफिस जाने का समय हो चुका है और तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया। लंच तो दूर की बात है। माँ जी मैं बस थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बस बहू बहुत हो गया, जब से तू घर में आई है तेरे यही ड्रामे देखे जा रही हूँ। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अरे इतनी ठंड लगती है तुझे तो आग जला लिया करना, मना थोड़ी किया है तुझे। लेकिन नहीं, तुझे तो बस काम से बचने के बहाने चाहिए। ऐसा नहीं है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर शांति देवी हॉल में चली जाती है और नितिन से कहती है, नितिन बेटा, आज तुझे बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना होगा। क्यों माँ? तेरी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया। मैडम जी बैठकर गैस पर हाथ सेक रही थी। कोई बात नहीं माँ, आप गुस्सा मत करिए, आज मैं बाहर से कुछ लेकर खा लूंगा। इतना कहकर नितिन ऑफिस के लिए निकल जाता है और शांति देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मोनिका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ अब ठंड भी बढ़ने लगती है और अपनी सास शांति से डांट सुनने के बाद से मोनिका गैस पर हाथ सेकने के बजाय अपने लिए एक तसले में आग जला लिया करती, जिससे वो काम करते करते बीच बीच में हाथ भी सेक लिया करती। ऐसे ही समय बीतता है और मोनिका की सर्दियां भी। ऐसे ही एक दिन शाम के समय मोनिका रात का खाना बनाकर टेबल पर रख देती है और फिर सभी घर वाले खाना खाने के लिए आते हैं। तभी शांति देवी हैरानी से कहती है, अरे बहू, खाने की टेबल पर तो खाना रख दिया, यहाँ की कुर्सियाँ कहाँ गई? हाँ मोनिका, घर की कुर्सियाँ कहाँ गई सारी?
माँ जी वो क्या माजी माजी कर रही है, बताना कहाँ गई कुर्सियाँ? माँ जी वो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो तसले में रोज सारे दिन आग जलाने की वजह से घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई, तो मैंने इन कुर्सियों को तोड़कर ही जला लिया। क्या कुर्सियाँ जला ली? हाँ माँ जी। अरे तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है क्या? तुझे जलाने के लिए लकड़ियाँ ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देती, तूने तो घर की कुर्सियों में ही आग लगा दी। हाँ मोनिका, तुम्हें माँ से नहीं बोलना था तो तुम मुझे तो बता सकती थी ना। इतनी भी तो ठंड नहीं हो रही कि तुम एक भी दिन बिना आग सेके ना रह सको। माँ जी, नितिन मुझे माफ कर दो। हाँ, पहले बर्बाद कर दो फिर माफी मांग लो। तेरा क्या भरोसा, कल को घर में आग लगाकर उसमें भी हाथ सेकना शुरू कर दे। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का। माँ जी सुनिए तो। इतना कहकर शांति देवी गुस्से में बिना रात का खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है और नितिन भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। मोनिका को अपनी सास की बात का बहुत बुरा लगता है और उसे ये भी पता होता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो अपनी ज्यादा ठंड लगने की आदत से बहुत परेशान थी। ऐसे ही समय गुजरता है और यूं ही मोनिका कभी कुछ जलाकर तो कभी कुछ चीजों का सहारा लेकर अपनी ठंड को कम करने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन शांति देवी कुछ लोगों के साथ घर में आती है, जिन्हें देखकर मोनिका कहती है, माँ जी ये लोग कौन है और इनके हाथ में हीटर? बहू थोड़ी देर सब्र कर, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। ठीक है माँ जी। अब कुछ ही देर में वो सभी लोग घर में 3-4 हीटर फिट करके चले जाते हैं और शाम को जब सब घर वाले खाना खाने बैठते हैं तो नितिन कहता है, माँ, घर में इतने सारे हीटर, इन सब की क्या जरूरत थी? हाँ माँ जी। मैंने ये सभी हीटर बहू के लिए लगवाए हैं। हम सभी जानते हैं कि बहू को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसकी वजह से उसे घर के काम करने में भी दिक्कत होती है और साथ ही घर में तसले में आग जलाने की वजह से घर भी काला हो जाता है। अब घर में हीटर लग गए हैं तो घर गर्म रहेगा, जिससे बहू को कम ठंड लगेगी। शांति देवी की ये बातें सुनकर नितिन और मोनिका खुश हो जाते हैं और अब से मोनिका को गर्म घर में रहने की वजह से कम ठंड लगती है और अगर लगती भी तो वो हीटर में ही हाथ सेक लिया करती